डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूसली रिवीजन जा रहा है आपका और आई होप कि आप बड़े सिंसियरली इसको एंजॉय कर रहे होगे, पढ़ भी रहे होगे और सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन कर ही रहे होगे और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। और 95% स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ वो केवल 5% लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा पहले भी अनमने रहे और अभी भी अनमने हैं। पता नहीं आगे भी वैसे ही रहेंगे या भगवान जाने उनकी किस्मत क्या है, नहीं है वो हम नहीं जानते। लेकिन थोड़ा सा आपको गंभीर होना होगा। इस तरह से आप अपने माता पिता के जो अरमान हैं उसको निपाई पोताई नहीं कर दो, थोड़ा सा मेहनत करो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, उसका थोड़ा वैल्यू दो। अन्यथा आप बेमतलब का इधर उधर भटकते रह जाओगे और आने वाले 5 साल के बाद आपके जीवन में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जिन मित्रों के साथ अभी आप घूम रहे हो सकता है वो मित्र घूमते घूमते आपसे कई मील दूर निकल जाए आगे, और आप जहाँ के तहाँ पान दुकान खोल करके बैठोगे, किराना दुकान खोल के बैठोगे, या घर में किसानी करोगे। किसानी को हम या कोई भी काम को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन सामाजिक पैमाना क्या है वो आपको भी पता है। तो इसलिए थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, पढ़िए लिखिए, अच्छा से मेहनत कीजिए। ज़्यादा हम क्या बोले, रिवीजन को सीरियसली लीजिए। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट को क्लियर करने के लिए या तो हमको कॉल कर लो, या फिर जो आप देख रहे हो वीडियो उस पर कमेंट डालो कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम को आप कोशिश करें अगले क्लास में क्लियर कर दें या आने वाले जो भी क्लासेस होंगे उसमें क्लियर कर दें। और मैं वादा करता हूं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाए। You have to be very, very attentive. You have to be very, very careful, and you have to be alert as well. Otherwise, the future is pregnant. What is going to happen, I cannot predict. But one thing is sure: either you are going to make your parents happy, or sorry, it is totally you. It is completely you who have to decide what is going to happen in upcoming future. As I always tell you, the ball is in your court and you have to decide accordingly. So let us try to understand our revision number 8. And what is this? First and the foremost thing, I have picked up 12 questions from the grammar section, and you have to try your level best to solve all these 12 questions without seeing my answers. That's why in initial first or 2 minutes, I left the board for you. You can pause the board, you can pause the video and try to solve those questions on your own without seeing my answer. So let us start. Either you or he taken my book. या तो तुमने या उसने, या तो तुमने या उसने मेरी किताब ली है। आपको याद होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है कि अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, ईदर और, या जिसको हम लोग आइदर और भी कहते हैं, अगर ईदर और या आइदर और से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। यहाँ सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही के साथ अब हमको चुनना है इसमें से कौन लेंगे। लेकिन केवल ही से ये पता नहीं चल जाएगा कि कौन लेंगे, डैश के बाद जो हमारी क्रिया है उसको भी हमें देखना होता है, यानी क्रिया का कौन सा रूप है। अगर ईजेएमआर लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म चाहिए होगा। यहाँ क्या है? टेकन, दैट इज द V3 फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तीसरा। और वर्ब के तीसरे फॉर्म में दिए गए ऑप्शन में से या तो आप हैज लगा सकते हो या तो हैव लगा सकते हो। तो चूंकि मैंने अभी क्या कहा, आइदर और से जुड़ा हुआ रहे दो सब्जेक्ट तो क्रिया हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। तो यहाँ सेकेंड सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ यहाँ आपको क्या लगाना है? हैज। ही हैज टेकन माई बुक। अगला में आते हैं ही स्पीक्स एज इफ। I have made you write a point in subject verb agreement that if a sentence comprises either I wish, as if, if, in these cases, one thing is certain, the verb will always be verb.
अगर किसी सेंटेंस में एज इफ लगा हो, आई विश लगा हो या इफ वगैरह का प्रयोग किया गया हो और वो काल्पनिक हो या क्या इमेजिनरी हो, यानी कि वो केवल ऐसा हो कि उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में कोई सब्जेक्ट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आई है, ही है, सी है, राम है, राहुल है, कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिया हमेशा क्या होगा, वर ही होगा, वर ही होगी, सॉरी। तो यहाँ एज इफ को हम लोग हिंदी में कहते हैं मानो की। ही स्पीक्स एज इफ, वह बोलता है मानो की। ही वर माई फ्रेंड, ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई फ्रेंड, वह ऐसे बोलता है मानो कि वह मेरा मित्र हो। तो ही के साथ यहां आप वर का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखो, 2 and 2 डैश 4। आपने लिखा है, आपने पढ़ा है कि अरिथमेटिक सॉल्यूशंस हमेशा सिंगुलर में, नॉर्मली ज्यादातर ग्रामर में, ऑल्दो many of the grammarians have different point of view, but most of the grammarians have a common view, and the common view is that the arithmetic solutions are always expressed through the singular verb. कुछ व्याकरण के जानकारों के अनुसार इसमें कुछ विभेद है, लेकिन ज्यादातर व्याकरण के जानकार लोग इस बात को लेकर के सहमत हैं कि अंक गणितीय समाधान यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग वो हमेशा सिंगुलर से व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए 2 and 2 डैश 4 क्रिया हमें यहां सिंगुलर लेनी है। कौन सी क्रिया सिंगुलर है? हैज मेड। कहिएगा ये भी तो सिंगुलर ही है सर, हैज और हैव में हैज सिंगुलर होता है, ये भी सही है। चलो, मैक क्रिया का पहला रूप, क्रिया का V1 फॉर्म कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, वो हमेशा प्लूरल होता है। विल मैक ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट में है मैक्स जो सही है। अब आप कहोगे बाकी गलत क्यों है सर? तो अभी हमने कहा ये जो मैक है ये है V1 प्लूरल है, और अभी हमने आपको क्या समझा, जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा सिंगुलर से व्यक्त करना। विल मैक नहीं होगा कि 2 जोड़ 2 4 बनेगा, ये तो बनता ही है, वो तो स्वाभाविक है, कोई नई घटना नहीं घटने वाली है। या जोड़ 2 4 बन चुका है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने शाश्वत सत्य होते हैं, शाश्वत सत्य पिछले क्लास में भी हमने आपको समझाया था। शाश्वत सत्य मतलब होता है एक ऐसी घटना जो सर्वकालिक हो, यानी जो कभी बदलने वाला नहीं। तो 2 जोड़ 2 5 कभी होना ही नहीं है, वो हमेशा 4 ही होगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। और जब हम बात सिंपल प्रेजेंट की करते हैं तो या तो V1 या तो V5। तो V1 तो यहाँ कटा क्योंकि मैंने कहा प्लूरल होगा, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, V5 को। तो 2 and 2 मैक्स 4 डी नंबर। चलो अगला देखते हैं, प्लीज टेक केयर डैश योर हेल्थ। टेक केयर के साथ हमेशा हम लोग एक प्रेपोजिशन लगाते हैं, दैट इज ऑफ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कृपया अपने सेहत का ध्यान रखें। अगला है, शी वेंट डैश द रूम, वह गई। शी वेंट डैश द रूम, वह गई। कहाँ गई? रूम में गई, कमरे में गई। तो जब वो गई तो उसकी मोशन की स्टेट क्या, वो स्टेट ऑफ मोशन में थी, यानी गत्यावस्था में थी। और जब गत्यावस्था में कहीं प्रवेश कर रहे हो तो उस केस में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो शी, जैसे इफ आई से मैं रूम में हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम इन द रूम। लेकिन अगर मैं कहूं मैं रूम में जा रहा हूं तो मैं आई एम गोइंग इन द रूम नहीं बोलूंगा, आई एम गोइंग इनटू द रूम। तो उसी तरह सी वेंट इनटू द रूम, वह कहाँ गई? कमरे में गई। बी नंबर सही है। अगला, भगत सिंह वॉज बॉर्न डैश ए रिच फैमिली। भगत सिंह पैदा हुए थे कैसे परिवार में? एक अमीर परिवार में। तो बॉर्न इन नहीं होता है, बॉर्न के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग होता है। तो भगत सिंह वॉज बॉर्न, जैसे कि आप कहोगे सर आई एम बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली, नॉट इन अ पुअर फैमिली। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, तो उसमें इन का नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे, यू कैन डू दिस वर्क। क्वेश्चन टैग सेक्शन से है, कैन है, तो कैन का जो क्वेश्चन टैक्स फॉर्म, क्योंकि आप लगातार सुनते जा रहे हो, क्वेश्चन टैक्स में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है उसको हमें किस में बदलना होता है? निगेटिव में। तो अफर्मेटिव है पॉजिटिव यानी सकारात्मक। तो यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह काम कर सकते हो, तो सकारात्मक है। इसको आपको किस में बदलना है?
निगेटिव में और उसके क्वेश्चन रूप में, तो क्या होगा, यू कैन डू दिस वर्क, इसका हो जाएगा कांट यू, ये वाला सी नंबर, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, कांट यू। शी विल हेल्प यू, तो विल भी यहां भी ये अफर्मेटिव फॉर्म में ही है, विल का जो है क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्म होता है ऑन्ट, तो ऑन्ट सी हो जाएगा, कहां गया ये बी नंबर, ऑन्ट सी। अगला देखते हैं, नरेशन से है, ही सेड हुर्रा आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको याद होगा मैंने कहा था कि सबसे पहला जो निशाना मारना, यानी गायब जिसको हटाना है, वो किसको करना, हुर्रा, आलास, फाई फाई, ओह, आह जैसे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उसको हटाना है। तो हम लोग हुर्रा को हटा देते हैं, लेकिन हटाने से पहले ये तय कर लेते हैं भाव क्या है वाक्य का। तो हुर्रा मतलब होता है वाह, तो वाह हम लोग कब बोलते हैं, वाह क्या किसी दुख में कहते हैं, कोई कहेगा वाह मेरी दादी मर गई, ऐसा कोई बोलेगा क्या? लोग क्या कहे, आह मेरी दादी। वाह का द्योतक है, वो वाह सूचक है किस बात का, वाह सूचक है खुशी का, मस्ती का, है। तो खुशी के लिए हम लोग एक वर्ड लेते हैं, दैट इज जॉय। तो ही सेड को हटाओ और उसके जगह पर क्या लगाओ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब देखो अंदर क्या है, आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज ही। तो आई के जगह ही हो जाएगा, हैव के जगह हैड होगा, सॉल्व्ड और दिस के जगह दैट हो जाएगा। तो सही जवाब होगा he exclaimed with joy that he had solved this का that question। सही जवाब नीचे वाला है, he exclaimed with joy that he had solved that question, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, they asked me if I was going to Patna। इसको डायरेक्ट स्पीच में, ये देखो if लगा है, इफ और वेदर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो, प्रश्नवाचक हो। तो अब हम लोग इसको, ये पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का था, यहाँ इनडायरेक्ट है और आपको क्या करना है, डायरेक्ट बनाना। तो दे आस्क्ड मी, तो इसका सही क्या होगा, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में आई वॉज गोइंग टू पटना, तो इसका क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू पटना। अब इसको, इसी को सी नंबर सही है, इसको बदल करके देखना, एग्जाम में भी यही करना। आप ऑप्शंस को तय करोगे, तौलोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप बना चुके ही हो, थोड़ा सा कहीं रफ में चेक करके देख लेना, एक आध मिनट में ही आप तय कर लोगे कि सही कौन सा है। तो देखो दे कौन सा चुने, सी नंबर, दे सेड टू मी आर यू गोइंग टू पटना। तो चूंकि क्वेश्चन है अंदर में, तो सेड टू के बदले हो जाएगा आस्क्ड, दे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ लगाएंगे। आर यू मैंने क्या कहा था, इसको सीधा कर लिया करो, यानी यू को आगे और आर को पीछे, तो यू हो गया सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड हियर आर ऑब्जेक्ट इज मी। मी के हिसाब से सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई, और इजेएमआर तो जानते हो वाज हो जाता है, तो आई वाज गोइंग टू पटना, यानी अपना सही जवाब 10 नंबर है। 11 में आते हैं, डैश आई नो योर नेम। जब आप किसी से अनुमति मांग रहे होते हो, जैसे आप क्लासरूम में प्रवेश करते हो तो क्या कहते हो, मे आई कम इन सर। उसी तरह क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, ऐसे पूछना है, ऐसी थोड़ी पूछना है खोपड़ी में 2 थप्पड़ मार दिए और पूछे नाम बताओ अपना, ऐसा थोड़ी। आप किसी से अनुमति ले करके अगर उनके बारे में जानना ही चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, मे आई नो योर नेम। तो सही जवाब है मे। अच्छा, अगला है, यू डैश हैव हेल्प्ड हिम। आपको मालूम है शुड हैव मतलब होता है चाहिए था, चाहिए थी, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तो शुड हैव लगेगा। अ बैंड इन द गंगेज इज रिटन बाय, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखने वाले लेखक का नाम है मनोहर मलगांवकर। हाउ ओल्ड वाज साइबी, साइबी कितने साल का था, तो साइबी था 12 साल का। अगला है, नानू काका हैड टू स्टे एट ऑथर्स होम। स्टे मतलब होता है रुकना या ठहरना। नानू काका को लेखक के घर पर ठहरना था,
कितने दिनों तक ठहरना था, कितने दिनों के लिए ठहरना था? ए नंबर सही जवाब है, 2 से 3 दिनों तक, 2 to 3 days। अगला है देयर वॉज अ डैश इन द बास्केट। जो नानू काका बास्केट लेकर के आए थे, लेखक के मामा जी जो थे नानू काका, वो अनोखे हैं। आपके और हमारे मामा जी आते हैं, आने की खबर सुनते ही हमारा जो दिल है बल्ले बल्ले हो जाता है कि जरूर मिठाई लेकर के आएंगे मामा जी और हम लोग मिठाई खाएंगे। बचपन में खास करके ऐसा होता था। लेकिन नानू काका थोड़ा अलग ढंग के हैं, लेखक के मामा। वो क्या लेकर के आए हैं? बिल्ली का बच्चा। एक बास्केट में बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैव? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे उनके। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे, बी नंबर। आगे है, इन विच ईयर वॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर असैसिनेटेड? किस साल असैसिनेटेड, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, किस साल मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी? देखो, ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। दिस इज द बिटर रियलिटी, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट द थिंग्स विच यू हेट द मोस्ट normally happens in your life and it is likely to happen in the most possible way। जिन चीजों से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, धीरे धीरे देखोगे वो चीजें ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। जैसे आप कहोगे हमको तो पियक्कड़ से बड़ी नफरत है। नफरत नहीं, निरपेक्ष रहो, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अगर नफरत करते हो, याद रखना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक दिन आप भी उस रास्ते पर जा सकते हो। इतिहास गवाह है, अहिंसा के जितने पुजारी हुए हैं, लगभग लोगों की हत्या कर दी गई, चाहे हमारे गांधी जी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, इन सब लोगों की हत्या कर दी गई। इसलिए लाइफ का ये फंडा है, इसको समझ करके चलो कि जीवन में जितना निरपेक्ष रहो, किसी की आलोचना ना करो, किसी को उंगली मत दिखाओ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जब आप एक उंगली किसी की ओर दिखा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, जो आपको बताते रहती है कि कोई अगर 1 गुना बुरा है तो तुम 3 गुने बुरे हो। ऐसे उंगली अगर किसी को दिखाओगे तो वैसा ही शारीरिक भावभंगिमा बनती है। इसलिए कभी किसी को ऐसा नहीं कि गांधी जी और ये क्या कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर गलत थे, लेकिन मैंने वो गलत सही के पैमाने पर दोनों को तौला भी नहीं। हम तो जीवन की कड़वी सच्चाई आपको बता रहे हैं। ऐसा ही होता है कि आप जीवन में जिन चीजों से ज्यादा नफरत करते हो, फलवा तो ऐसा है, फलवा तो वैसा है, एक दिन धीरे धीरे आप उसी सांचे में ढलना शुरू हो जाते हो। तो अपने आप को पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह निरपेक्ष रखो। रहो तो पानी में ही, लेकिन उसके होने का आपके ऊपर कोई असर ना हो। देखा होगा कमल के पत्ते पर पानी रह नहीं सकता, जबकि कमल का पत्ता रहता है पानी में, लेकिन पत्ते पर पानी टिक नहीं सकता। उसी तरह अगर किसी बुरे लोगों के आसपास भी हो, उनके बुराई से परहेज करो। उनके बुराई को हाईलाइट 10 जगह जाकर के मत किया करो कि वो फलनमा बेकार है। एक दिन तुम भी बेकार हो जाओगे, वो श्योर है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ ऐसा ही हुआ, उनकी भी हत्या कर दी गई और वो साल था 1968। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। अगला देखते हैं, हाउ मच मनी डिड साइबी पे फॉर द गॉड? जो वो लौकी था, कोहड़ा था, उसके लिए साइबी ने कितना पैसा चुकाया था उस बूढ़ी महिला को? 10 सेन। जापान की मुद्रा की छोटी इकाई है सेन, येन है वहां की मुद्रा, आप जानते ही हो। लास्ट है, जॉनसन वाज ए डैश। जॉनसन क्या था? किसका? बेंजी का फादर। जॉनसन क्या था? फार्मर था, लेकिन कहने का फार्मर। आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम करने के नाम पर तो उनका डब्बा गोल है, लेकिन उपदेश आप देखोगे, ऐसे लोग बड़े उपदेशक होते हैं। भयंकर कामचोर लोग बहुत बड़े बड़े उपदेशक होंगे। और हमारे देश में जितने बड़े बड़े कथावाचक हुए हैं, जिनको कि ना हाथ हिलाना है ना पैर हिलाना है, लंबा चौड़ा फेंकना है, समाज को जाति धर्म इन सब के नाम पर ये करना है, बांटना है, और उसमें सहारा किसका ले लेना है? भगवान का, भगवती का, देवी देवताओं का। और इनका पूरा फंडा है आपको हमको बेवकूफ बनाना। इन लोगों ने कभी पत्थर नहीं तोड़ा होगा। पूस की रात में बिना चादर का वो खेत पर नहीं टहले होंगे।
ये सारे लोग सोने के सिंहासन पर बैठ करके उपदेश मारते रहते हैं। इन लोगों को हम लोग प्रीचर कहते हैं। कामचोर नंबर 1, उपदेश देने में बहुत आगे, लेकिन अगर इनके अंदर जाकर के इनकी काली करतूतों को देखा जाए तो एक पर एक दिग्गज क्रिमिनल्स हैं ये लोग, अंदरूनी तौर पर, चारित्रिक तौर पर। तो खैर, तो जॉनसन भी क्या था, किसान कहने का था, हकीकत में वो क्या था, प्रीचर था। वो लोगों को उपदेश दिया करता था। प्रीचर मतलब होता है उपदेशक। नीचे मैंने 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको आपको मैंने दे दिया, जैसा लिख ही दिया, 3 दिनों के अंदर तैयार कर लेना ये तीनों क्वेश्चन। आई होप एक रिवीजन में द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन मैंने दे दिया ऐसे तैयार करने के लिए। अगले क्लास में भी हम कुछ देने वाले हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आज से कल तक में रेडी चाहिए ही चाहिए हमको। पहला क्या है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वो एक बेचैन चिड़िया है। हाँ, हमारा मस्तिष्क क्या है, बेचैन। इसको मैंने शांत नहीं कर सकोगे, दुनिया की कोई चीज हमारे दिमाग को शांत नहीं कर सकता है। आपको कहानी क्लास के दरमियान में हमने कहा था कि वंस यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट यू हैड एन एक्सपेक्टेशन, यू हैड अ ड्रीम, ओह कुड आई हैव अ बाईसाइकिल, ओह काश मेरे पास क्या होता, एक साइकिल होता। आज आपके पास साइकिल है लेकिन अपने बड़े बुरे स्थिति में, क्योंकि साइकिल के मालिक का सपना अब बदल चुका है। अब वो बुलेट देख रहा है, वो साइकिल का चेन गिरता है, कड़कड़ाता है, गद्दी टेढ़ा हो गया है, उससे आपको कोई लेना देना, आपको उधर ध्यान है भी नहीं। आप तो सड़क पर चलते हुए बुलेट के दहाड़ से प्रफुल्लित हो रहे हो, आपको बुलेट चाहिए। और जिस दिन याद रखना बुलेट भी मिल जाएगा, उस दिन फिर वो भी 6 महीने की ही खुशी रहेगी, फिर आपके अरमान किसी बड़े कार की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। हमारा खोपड़ी इतना फालतू है कि ये कभी पूरा इसका नहीं होता, क्योंकि इसको आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, इसको इच्छा की पूर्ति करनी होती है। एंड यू कैन फुलफिल योर नेसेसिटी बट यू कैन नेवर फुलफिल योर वांट्स। आप आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हो, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा है कि माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। ऐसा क्यों कहा है, आगे देखते हैं। हाउ डिड अवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज। एंसेस्टर्स मतलब होता पूर्वज। हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों के बारे में क्या विचार रखते थे, उनका व्यूज क्या था। एंड व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। वो छोटे छोटे गांव से ही क्यों खुश थे, यानी वो शहर में नहीं रहना चाहते थे। इसका कारण क्या था, गांव में ही क्यों रहना चाहते थे। और अंतिम क्वेश्चन है, व्हाई डज जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। इसकी चर्चा पिछले क्लास में भी हो रही थी कि जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहा है। बस इतना ही। आई होप आप समझ ही गए होंगे सारा चीज। रिवीजन को अच्छे से करो, सीरियसली लो, क्लास में जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करो, और उसके बाद देखते हैं, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। खूब तैयारी करो मजे से। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।